नमस्कार दोस्तों, क्यों ना एक कहानी से शुरुआत की जाए। एक राजा जो बैठा हुआ है जंगलों में और वह सोच रहा है कि किस तरह से अपने राज्य की कुछ सीमाओं पर बनी हुई चौकियों को वापस लिया जाए। और इसी कड़ी में वह यह सोचता है कि जहां पर मुगलों की सबसे मजबूत और सबसे सुदृढ़ सेना हो, आक्रमण वहीं पर करना चाहिए। बात कर रहे हैं हम सन 1582 की। 1582 में दिवेर नाम की एक चौकी पर महाराणा प्रताप की सेना ने दशहरे के दिन टीका दौड़ के नाम पर आक्रमण किया। अकबर के चाचा सुल्तान खान की मृत्यु इसी युद्ध में हुई और 36,000 मुगलों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण किया। दोस्तों, ये वो दिवेर का युद्ध है जो दिवेर का युद्ध आज हमारी चर्चाओं में भी नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि यह हमारे कभी भी आम जनमानस तक पहुंचता भी नहीं। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के हिसाब से जब आज से लगभग 2400 साल पहले मैराथन का युद्ध हुआ था, जिसमें संयुक्त यूनान ने फारस के खिलाफ मिलकर के लड़ाई लड़ी थी, वैसी ही कुछ लड़ाई यहां पर इस दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड द्वारा बताई जाती है। यानी जेम्स टॉड कहते हैं कि जिस तरह से मैराथन का वह युद्ध संयुक्त रूप से यूनानी का फारसियों के विरुद्ध युद्ध है और उसके बाद फारसियों ने कभी यूनान पर हमला नहीं किया, वैसे ही महाराणा प्रताप का सन 1582 में लड़ा गया दिवेर का युद्ध वह युद्ध है जिसके बाद अकबर की कभी हिम्मत तक नहीं हुई कि वह महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण कर सके। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इस आज के एपिसोड में, इस कहानी में हम जोड़ने वाले हैं उन सभी कड़ियों को जो आपके लिए महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। और इन कड़ियों को जोड़ते हुए हम लोग समझेंगे आज इस महापुरुष प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन की घटनाओं को, जो जीवन की घटनाएं पल पल हमें प्रेरणा देती हैं। जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, शौर्य कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना। ये बहुत ही सटीक बात है जो महाराणा प्रताप के चरित्र, उनके व्यक्तित्व पर पूरी तरह से फिट बैठती है। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि महाराणा प्रताप को आखिर लोक श्रुतियों के हिसाब से या आम जनमानस में महान क्यों माना जाता है, और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है उनका चरित्र। उनका चरित्र ही इतना उज्जवल है। उनके चरित्र से ऐसा दैदीप्यमान सूर्य निकलता है जिस सूर्य को देखकर ही हमारी आंखों में एक अलग सी ठंडक मिलती है। आमतौर पर हम महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ी बहुत कहानियां जानते हैं, लेकिन आज हम लोग महाराणा प्रताप को A to Z पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं महाराणा प्रताप के जीवन परिचय के बारे में। और उनकी जन्म जयंती आज 9 मई हमारे लिए एक त्योहार से किसी भी तरह कम नहीं। दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। 9 मई सन 1540 हिंदी महीने के हिसाब से देखा जाए तो ज्येष्ठ महीने की तृतीया को इनका जन्म हुआ। ये पैलेस है मेवाड़ की आकस्मिक राजधानी। इसे कहा जाता है कुंभलगढ़ का पैलेस, जिसे महाराणा कुंभा ने निर्मित करवाया था। दोस्तों, महाराणा कुंभा के निर्मित इस महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। बचपन से ही कुंवर प्रताप बहुत ही वीर और बहुत ही साहसी बच्चे हुआ करते थे और इनका बचपन कभी भी राजमहलों में नहीं बीता। इन्होंने हमेशा अपने बचपन को बिताया है उन सभी आदिवासियों के बीच में, उन भीलों के बीच में जो इनके राज्य के प्रमुख निवासी और इनकी प्रजा हुआ करते थे। इसी वजह से भील बहुत प्यार से राणा प्रताप को एक शब्द से सम्मानित करते थे और वह है कीका। कीका का मतलब होता है भीलों का बहुत प्यारा बच्चा जो पहाड़ों में विचरण करना अपना सौभाग्य मानता है। इसीलिए मुंतखब तवारीख लिखते समय मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी की जो लिखी हुई किताब है उसमें वर्णन मिलता है महाराणा प्रताप को राणा कीका के तौर पर। दोस्तों, एक महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कुंभलगढ़ पैलेस। 9 मई 1540 को इनका जन्म। इनके पिताजी का नाम हुआ करता था राणा उदय सिंह द्वितीय और इनकी मां का नाम हुआ करता था जयवंताबाई जी। जयवंताबाई जी सोनगरा चौहान राजपूत थी और राणा उदय सिंह द्वितीय ये गुहिल वंश की एक शाखा सिसोदिया राजपूत वंश से हुआ करते थे। दोस्तों, यदि हम और आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि
महाराणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। चावंड इनकी राजधानी आगे चल करके बनी। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ। कुंभलगढ़ में इनका जन्म। महाराणा अमर सिंह इनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र। 19 जनवरी 1597 को इनका देवलोक गमन हुआ। चावंड राजस्थान इनकी आखिरी राजधानी थी और मेवाड़ इनका राज्य हुआ करता था। इनकी पत्नियों में अजब दे पवार जी, फूल कंवर जी एवं अन्य पत्नियां थीं। इनके रिलेटिव की अगर बात करें, यानी इनके संबंधियों की, तो महाराणा प्रताप के संबंधियों की जो लीनियज है, जिस वंशावली से महाराणा प्रताप आते हैं, वह वैसे भी शूरवीरों की ही वंशावली है। शूरवीरों की वंशावली कहने का अर्थ यह है कि जिस वंश की स्थापना बप्पा रावल अथवा कालभोज ने की हो, जिस वंश में खुमाण, रावल रत्न सिंह, रावल समर सिंह, राणा हमीर सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा संग्राम सिंह प्रथम अथवा महाराणा सांगा जैसे योद्धा हुए हों, उस व्यक्ति को अपने वंश के बारे में किसी को क्या बताने की आवश्यकता। दोस्तों, शूरवीरों के वंश का हम इतिहास जानते हैं और शूरवीरों के वंश को हम आम जनमानस में उतना ही लोकप्रिय रखते हैं जितना कि उनसे मिलने वाली प्रेरणा। अगर एक बहुत ही शुद्ध वर्तनी में महाराणा प्रताप को हम लोग वर्णित करने की कोशिश करें तो हम यह पाएंगे कि टेस्टामेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है ये। अपने दृढ़ निश्चय, अपने साहस, अपने शौर्य, अपने पराक्रम से इन्होंने न सिर्फ कि उस समय पर अपने से एक बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन करने वाले सम्राट को अपने सामने झुका दिया, बल्कि अकबर की इन इच्छाओं का भी अंत हो गया, जिन इच्छाओं के तहत अकबर चाहता था कि वह महाराणा प्रताप के ऊपर अपना अंकुश लगा पाए। ऐसा नहीं है कि अकबर ने बहुत सारे संदेश नहीं भेजे, अकबर ने बहुत सारे लोगों को नहीं भेजा, लेकिन ये सभी नेगोशिएशंस कभी भी महाराणा प्रताप के खिलाफ कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों, महाराणा प्रताप के जो बेटे महाराणा अमर सिंह अगले महाराणा बने, इन्होंने भी अपने पिता की उसी उज्जवल कार्य को जारी रखा और उसी उज्जवल कार्य को जारी रखते हुए बहुत सारे युद्ध इन्होंने भी मुगलों के खिलाफ लड़े, जिनमें से सभी के सभी युद्ध महाराणा अमर सिंह ने भी जीते। दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार इतिहास है जिसके बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। मैं बात करूंगा सबसे पहले एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किताब लिखी गई है एक ब्रिटिश इतिहासकार द्वारा, जिनका नाम हुआ करता था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड के अलावा दूसरा हम लोगों ने रेफरेंस लिया है मुंतखब उत तवारीख। ये अकबर के दरबार में मौजूद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी एक इतिहासकार था और इतिहासकार मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने एक किताब लिखी है मुंतखब उत तवारीख, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हमने पढ़ा। इसके अलावा अबुल फजल की लिखी हुई अकबरनामा, जिसका एक हिस्सा आईने अकबरी भी है, एवं इसके अलावा दोस्तों रणछोड़ भट्ट की लिखी हुई राज प्रशस्ति एवं अमर काव्य वंशावली, जो हमें महाराणा के बारे में बहुत सी जानकारी देती है। राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान के हिस्से में एक झील है राजसमंद झील, और उस राजसमंद झील के यदि चारों तरफ देखा जाए तो वहां मेवाड़ के सभी महाराणाओं के बारे में प्रशस्तियां लिखी गई हैं। जिस तरह प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखवाई थी और उसमें समुद्रगुप्त को सर्वराक्षोजेता जैसी बहुत सारी बातों से नवाजा गया था, वैसे ही ये राज प्रशस्ति हमें बताती है मेवाड़ के महाराणाओं के बारे में। और वैसे तो हम सबको पढ़ते हैं राणा, लेकिन महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं महाराणा। वास्तव में मेवाड़ की एक खास बात थी। जब बप्पा रावल ने मेवाड़ की स्थापना की लगभग 738 ईस्वी के आसपास, तो उस समय पर मेवाड़ के वास्तविक शासक के रूप में बप्पा रावल ने भगवान शिव को चुना और भगवान शिव के एक रूप एकलिंग जी को मेवाड़ का वास्तविक शासक बनाया गया। मेवाड़ के वास्तविक शासक के दीवान के तौर पर अथवा उनके सेवक के तौर पर यहाँ के राजा शासन किया करते थे। इसीलिए मेवाड़ के किसी भी राजा ने कभी भी राजा, महाराजा अथवा महाराजा धीराज जैसी उपाधियां नहीं ली। इन्होंने हमेशा जो उपाधियां ली वो राणा अथवा महाराणा जैसी ही थी। इन राणा अथवा महाराणा टाइटल्स का
या इन उपाधियों का सीधा अर्थ यह है कि हम एकलिंग जी के सेवक हैं और उनके सेवक के तौर पर अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं एवं अपने प्रजा को पालन कर रहे हैं। दोस्तों, इन रेफरेंसेस से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम एक बहुत ही खूबसूरत से किले पर बढ़ते हैं जो लगभग 13.6 किलोमीटर की दीवार पर बांधा हुआ है और जिसके अंदर लगभग 700 एकड़ का पूरा क्षेत्र है। कवियों की यदि बात की जाए तो कवि इस किले के बारे में लिखते हैं कि सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। ये वही चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जहां जौहर हुए, जहां साके हुए, लेकिन लगातार 1300 वर्षों तक यह उन सुल्तानों, उन क्रूर आक्रांताओं के समक्ष खड़ा रहा जिन आक्रांताओं ने हमेशा इस संस्कृति को ही मिटा देने की कोशिश की, चाहे वह अलाउद्दीन खिलजी जैसा आक्रांता हो और चाहे वह कोई मुगल। लेकिन इस चित्तौड़गढ़ ने, इस मेवाड़ ने अपनी लड़ाई वैसे ही लड़ी है जैसे कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति को लड़ना चाहिए। दोस्तों, यह चित्तौड़ का दुर्ग है और चित्तौड़ के दुर्ग में आप सभी को एक बार जाकर यहाँ नमन करना चाहिए। इसके अंदर बने बहुत सारे ऐसे भी स्थान हैं जिन स्थानों को तीर्थ से कम संज्ञा नहीं दी जा सकती। बहुत रोचक प्रसंग यह भी कहता है कि महाराणा सांगा के पुत्र हुआ करते थे भोजराज जी, और भोजराज जी की पत्नी का नाम था मीराबाई, जो कि एक राठौड़ राजकुमारी थी मेड़ता की। मीराबाई जिनके हम भजन सुनते हैं, जिन्हें राजस्थान की लोक संत कहा जाता है, जिन्हें भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी डिवोटी के रूप में जाना जाता है, वो मीराबाई जी वास्तव में महाराणा प्रताप की ताई थीं अथवा महाराणा प्रताप की बड़ी मां थीं। यह भी एक तथ्य है जो हम लोग पढ़ते हैं और मां मीरा का मंदिर भी इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है जिसे आप अपने सामने देख पा रहे हो। उसके सामने यह एकलिंग जी का मंदिर है और इस एकलिंग जी मंदिर के नीचे ये पूरा का पूरा तालाब। वास्तव में ये जिस दुर्ग की हम चर्चाएं कर रहे हैं, इस दुर्ग ने अपने पूरे जीवन काल में 3 बार जौहर का मुख देखा है और स्त्रियों ने जौहर करना सीखा। मतलब ये कि जब जब आक्रांता आक्रमण किया करते थे, कई बार ऐसा होता था कि वह मृत शरीर के साथ भी छेड़छाड़ करते थे। इसलिए अपने शरीर तक को दुश्मन के हाथ में न जाने देने के लिए सबसे बेहतर मार्ग जो हो सकता था वह यह था कि जिंदा ही अपने शरीर को जला देना। यह जौहर कहलाता है। दोस्तों, पूरे विश्व के इतिहास में कहीं कोई घटना ऐसी नहीं मिलती जहां पर किसी भी एक राज्य के राजा और वहां की स्त्रियों ने अपने राज्य के ना बच पाने की स्थिति में भी अपने आप को पूरी तरह उस मिट्टी के प्रति समर्पित कर ऐसे युद्ध लड़े हों जिनमें उनके वंश का समूल नाश हो गया हो। हल्दी घाटी युद्ध भी इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां तोमरों ने ऐसी वीरता की गाथा लिखी, जहां तोमरों ने इतना बड़ा बलिदान दिया कि उनका पूरा वंश ही लगभग खत्म सा हो गया था। आज महाराणा प्रताप की गाथा सुनने के पहले हम लोग यह समझ लें कि आखिर महाराणा प्रताप के साथ किस तरह की परिस्थितियां बनी थीं और उसके बाद महाराणा प्रताप ने किन विषम परिस्थितियों में अकबर के खिलाफ यह युद्ध जारी रखा। दोस्तों, सबसे पहले राज्य जयपुर की चर्चा करेंगे। 1562 की बात है। 1562 में हरखाबाई, जो कि आमेर की राजकुमारी हुआ करती थी और राजा भारमल की पुत्री हुआ करती थी, यही हरखाबाई हैं जिन्हें इतिहास में गलत तरीके से जोधाबाई कहा जाता है या इतिहास में प्रचलित रूप से जोधाबाई कह दिया जाता है। इनकी शादी हुई अकबर के साथ, और अकबर के साथ शादी होने का मतलब यह कि जयपुर अब मुगलों के लगभग साथ हो गया था। दूसरा, 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और यह चित्तौड़ पर आक्रमण अकबर के दामन पर लगा हुआ सबसे बड़ा कलंक है अथवा सबसे बड़ा दाग है। यहां जब अकबर ने आक्रमण किया तो अकबर ने एक तो महीनों तक घेरा डाले रखा और उसके बाद जयमल और फत्ता, ये दो ऐसे शूरवीर योद्धा थे जिन्होंने इस दुर्ग को बचाने के लिए अपनी कोशिशें की, और जयमल और फत्ता की वीरता को देखते हुए और दुर्ग को बचाने के उनके प्रयास को देखते हुए अकबर भी प्रभावित होकर इनकी मूर्तियां आगरा के किले में लगवाता है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जब अकबर के हाथों गया, उस समय पर
अकबर ने यहां लगभग 30,000 लोगों को जिंदा कटवाया था और इस बात का रिकॉर्ड अबुल फजल ने अपनी किताब में किया है। इसका मतलब यह है कि अकबर के महान राजनीतिक चरित्र पर कुछ दाग भी हैं, जिनमें से एक बड़ा दाग यह है। 1569 के आसपास की बात है। बूंदी और कोटा में शासन करने वाले हाड़ा राजपूतों ने अकबर के साथ संधि कर ली। उसके बाद 1570 में जोधपुर और बीकानेर एवं जैसलमेर के भाटी राजपूतों ने भी अकबर के साथ संधि कर ली। केवल राव चंद्रसेन को छोड़कर, राव चंद्रसेन राव मालदेव के बेटे थे। राव मालदेव महानतम योद्धाओं में से एक है मारवाड़ के, और राव चंद्रसेन निश्चित ही अपने योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। राव चंद्रसेन को कई बार इतिहास में मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, और उसके पीछे की वजह यह है कि इन्होंने भी अकबर के खिलाफ उसी तरह से लड़ाई लड़ी जिस तरह से लड़ाई महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ लड़ी थी। लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में अकेले थे, परंतु ऐसा नहीं है। महाराणा प्रताप कभी भी इस युद्ध में अकेले नहीं रहे। महाराणा प्रताप एक बहुत ही कुशल नेतृत्व करता है, बहुत ही कुशल संगठन करता है, और उनके समय पर बनाए हुए उनके संगठन अकबर के खिलाफ इस तरह से लड़ाई लड़ते हैं कि अकबर अपने जीते जी कभी भी मेवाड़ के अंदर एक भी युद्ध नहीं जीत पाया, अथवा पूरे राजस्थान में अकबर द्वारा एक भी युद्ध नहीं जीता जा सका। उसकी भी कहानियां बहुप्रचलित हैं और वह भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, 1573 में डूंगरपुर, जो कि वागड़ क्षेत्र कहलाता है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने भी अकबर के साथ संधि कर ली थी। हालांकि अकबर के साथ इनकी संधि होने के बावजूद इनका झुकाव हमेशा महाराणा प्रताप की तरफ रहा। इतना सब कुछ होने के बाद और अकबर द्वारा भेजे गए संदेशों के बाद अब यह तो तय था कि महाराणा प्रताप की वास्तव में एक लड़ाई अकबर के साथ वैचारिक रूप से भी हो चुकी थी, और उसके पीछे की वजह है अकबर का चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण करना, और चित्तौड़ के किले पर आक्रमण करने के बाद 30,000 लोगों को मरवा देना। यदि किसी राजा की निरीह प्रजा को 30,000 मासूम निर्दोष लोगों को मार दिया जाए तो वह राजा कभी भी किसी सामने वाले आक्रांता से खुश नहीं रह सकता। और शायद महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ाई की प्रमुख वजहों में एक यह भी है कि चित्तौड़ के किले में अकबर ने यह कत्लेआम मचाया था, इस नरसंहार को अंजाम दिया था। अगर यह नरसंहार न हुआ होता तो शायद इतिहास में इतनी चर्चाएं भी न होती। दोस्तों, आगे चलकर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन घटनाओं में अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ संधि करने के बहुत सारे प्रस्ताव भेजे, लेकिन अकबर के उन सभी प्रस्तावों को एक एक करके महाराणा प्रताप ने ठुकरा दिया। महाराणा प्रताप के पास सबसे पहले अकबर के द्वारा भेजे गए जलाल खां कोरची आए। महाराणा प्रताप ने उस प्रस्ताव को भी ठुकराया। उसके बाद अकबर ने बीरबल को भेजा, महाराणा प्रताप ने उस प्रस्ताव को भी ठुकराया। उसके बाद अकबर ने राजा टोडरमल को भेजा, उसको भी महाराणा प्रताप ने ठुकरा दिया। उसके बाद अकबर ने राजा मान सिंह को भेजा, उसे भी महाराणा प्रताप ने ठुकरा दिया। और शायद मान सिंह का हल्दी घाटी की सेना और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करने के पीछे यह भी बड़ी वजह थी, क्योंकि वो भी इसे अपनी आन बान शान पर ले गए थे, क्योंकि मान सिंह को ऐसा लगता था कि महाराणा प्रताप ने मेरे दिए हुए प्रस्ताव को ठुकराया है और मैं भी तो आखिर एक राजा हूं। हालांकि उस समय पर मान सिंह एक कुंवर हुआ करते थे। मान सिंह के पिता भगवान दास उस समय पर राजा हुआ करते थे। अकबर ने अंततः भगवान दास को भी बोला कि जाओ महाराणा को समझा कर आओ। जब भगवान दास महाराणा प्रताप के पास पहुंचे तो महाराणा प्रताप ने उन्हें मात्र एक बात कही कि आज से लगभग 50 साल पहले की बात है, सन 1527 की। खानवा का युद्ध हो रहा था। मेरे दादाजी अकबर के दादाजी के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, और उस खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर के बीच हुए युद्ध में आपके दादाजी यानी आपके राजा पृथ्वीराज कछवाहा ने मेरे दादाजी का साथ दिया था। और चूंकि राणा सांगा के साथ पृथ्वीराज कछवाहा थे जो कि जयपुर के थे, वो आज भी हमें दिखना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि कुछ ऐसा हो कि आप इस सेना का नेतृत्व करें जो अकबर के खिलाफ लड़ाई करती हो। मैं आपके छत्र तले सहर्ष लड़ने को स्वीकार हूं, लेकिन मुझे अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं।
एक व्यक्ति जो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चाहता है, उसे समझाने के लिए कितने लोग आते हैं। बात मात्र इतनी सी थी कि हमें नहीं झुकना और हमें अपने मेवाड़ को स्वाधीन रखना है। अकबर की यह जिद कि वह अकबर लगातार धीरे धीरे मेवाड़ के अंदर अपने आधिपत्य को चाहता था, वह संपूर्ण राजपूताने में अपने अधिकार को जमाना चाहता था, और इस अधिकार को जमाने की होड़ में वह यह भी भूल गया कि वह एक आक्रांता के रूप में इतिहास में नजर आता है। महाराणा प्रताप ने कभी आगरा पर जाकर के हमला नहीं किया, अकबर ने ही आगरा फतेहपुर से निकल करके मेवाड़ पर हमला किया है। तो दोस्तों, यह बात समझ आती है हमें कि यह एक आत्मरक्षा की भी बहुत बड़ी लड़ाई थी। दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ें तो मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी की किताब मुंतखब तवारीख का रेफरेंस लेते हुए इस हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध पढ़ते हैं। और हल्दी घाटी के युद्ध की सीमा तो लगभग निर्धारित ही हो चुकी थी। इसका प्लॉट ऐसा बन चुका था कि मान सिंह अपने सम्मान पर इस बात को ले गए थे, और इस बार मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह करने भी वाले थे। मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व किया, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अब्दुल कादिर बदायूनी एक ऐसा व्यक्ति है जो हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल अपनी किताब मुंतखब तवारीख में लिखता है और इसे गोगुंदा का युद्ध कहता है। लेकिन अबुल फजल एवं अन्य सभी इतिहासकारों ने दावा किया है कि यह लड़ाई खमनौर नाम के गांव के पास लड़ी गई थी, जो कि राजसमंद जिले में आता है, और वह हल्दी घाटी नाम के एक बहुत ही संकरे दर्रे में लड़ी गई थी। इस संकरे दर्रे में हल्दी घाटी का जो दर्रा है, यह उदयपुर से अजमेर को जोड़ता है। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना अजमेर में ही बनाई थी, और अजमेर से ही मुगल सेना मान सिंह के नेतृत्व वाली पूरी मुगल आर्मी आगे की ओर बढ़ रही थी, और इधर से मेवाड़ की आर्मी आगे की ओर बढ़ रही थी, और दोनों जाकर उदयपुर और अजमेर के बीच वाली स्थिति हल्दी घाटी पर मिलते हैं। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कैसा हुआ है इस पर तो हमारी चर्चा है ही, परंतु यह आप देख सकते हैं कि एक तरफ अजमेर है, अजमेर से सेना आगे की तरफ बढ़ रही है, और अजमेर से सेना का आगे की तरफ बढ़ना, और इधर उदयपुर से सेना का आगे की तरफ बढ़ना, और फिर जाकर के यह युद्ध राजसमंद में होना। इसका मतलब यह वो स्थान है जो हल्दी घाटी है, और हल्दी घाटी को हल्दी घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी का रंग पीला है। यह मिट्टी का रंग पीला होने की सबसे बड़ी वजह है यहाँ की मिट्टी में मौजूद आयरन के ऑक्साइड्स। जब भी लोहे के ऑक्साइड्स कहीं भी होते हैं तो वो लोहे के ऑक्साइड्स हमेशा मिट्टी के रंग को, याद रखिए, पीला कर देते हैं। लोहे के ऑक्साइड्स बहुत ज्यादा होते हैं तो वह मिट्टी के रंग को लाल कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अकबर का सबसे पहले लगता है नागौर दरबार। अकबर ने नागौर दरबार लगाने के बाद सभी राजाओं को अपनी तरफ इकट्ठा करने की कोशिश की, और सभी राजाओं को यह भी चेताया कि आपको महाराणा का साथ देने की आवश्यकता नहीं। नागौर दरबार लगाने के बाद अकबर की सेनाएं अजमेर की तरफ मूव करती हैं, और अजमेर में बनी यह योजना नागौर से अजमेर एवं अजमेर से हल्दी घाटी की तरफ बढ़ती है। और जैसा कि मैंने कहा, उदयपुर और राजसमंद का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, इसी पर यह हल्दी घाटी मौजूद है। दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत सा चित्र भी है जहां पर मैं भी घूमने के लिए गया था। महाराणा प्रताप तो हैं ही प्रातः स्मरणीय, लेकिन इस हल्दी घाटी के जगह पर यदि जा करके कोई भी यहाँ के पढ़े हुए लेख को पढ़ेगा तो देखिए दोस्तों, इसमें बाकायदा सारी बातें लिखी हुई हैं। इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो यह भी इस लेख में लिखित है। 18 जून 1576 को इस धर्म युद्ध के कुरुक्षेत्र विश्व प्रसिद्ध रण क्षेत्र हल्दी घाटी में हिंदुआ सूर्य प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए मेवाड़ वासियों को साथ लेकर, सभी जातियों को साथ लेकर अपने जनपद की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, एवं घुसपैठिया जलालुद्दीन अकबर, जिसका शासन राजस्थान में स्थापित हो चुका था, उन सभी राजा रजवाड़ों के अधीनता स्वीकार करने के बाद मेवाड़ राज्य के महाराणा की चुनौती को इस हल्दी घाटी नाम के मैदान में देखा जा सकता है। यह एक बेहद शानदार व्यक्तित्व की फोटो है, और यदि आप कभी उदयपुर के म्यूजियम में जाएं तो उदयपुर के म्यूजियम में जाने के बाद आपको यह बेहद खूबसूरत सी तस्वीर दिखती है। दोस्तों,
महाराणा प्रताप का बख्तरबंद जिसे पहन करके वो युद्ध किया करते थे, महाराणा प्रताप की ढाल, महाराणा प्रताप का वो भाला जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यह 80 किलो का था, परंतु ऐसा है नहीं। यह 80 किलो का ना होकर के लगभग 15 किलो के आसपास होगा। ये महाराणा प्रताप की तलवारें, जिनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि 40 किलो की थी, परंतु मुझे नहीं लगता कि यह 40 किलो की है। एक सीधी तलवार जिसे खांडा कहते हैं और एक कर्व वाली तलवार, और इसके अलावा दोस्तों उनके बाकी सभी के सभी जो औजार हैं वो सारे के सारे औजार ये उदयपुर के म्यूजियम में रखे हुए हैं दोस्तों। और उदयपुर के म्यूजियम में, उदयपुर के संग्रहालय में कभी आपको भी एक बार विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून सन 1576। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप की सेना एवं मान सिंह और आसफ खान के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच में युद्ध हुआ। और इस हल्दी घाटी के युद्ध में, शायद इतिहास के सबसे ज्यादा चर्चित युद्ध में, महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को शुरुआती दौर में तो बिल्कुल ही पीछे धकेल दिया था। इस युद्ध का वर्णन करते हुए मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी कहता है कि जब इस युद्ध का पूरा प्लॉट सजा तो इस युद्ध के पूरे प्लॉट में महाराणा प्रताप ढोलान नाम की एक जगह पर मौजूद थे। इस ढोलान नाम की जगह पर मौजूद राणा पूंजा एवं उनके भील साथी महाराणा प्रताप की सुरक्षा कर रहे थे। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार थे, जिसे नीले घोड़े वाला चेतक कहा जाता है, परंतु यह सफेद रंग का था। दोस्तों, महाराणा प्रताप की सेना में मान सिंह झाला, जिनके साथ में भीम सिंह डोडिया, भामाशाह और ताराचंद इस युद्ध को लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ से रामशाह तोमर, शालिवाहन तोमर, प्रताप तोमर और भवानी सिंह तोमर। रामशाह तोमर वो व्यक्तित्व थे जो ग्वालियर के राजा थे, और जब बैरम खान और अकबर ने आक्रमण करके ग्वालियर पर अधिकार किया था, तो ग्वालियर पर अधिकार करने की वजह से रामशाह तोमर ग्वालियर से निकलकर मेवाड़ चले गए थे, और मेवाड़ में राणा उदय सिंह द्वितीय ने इन्हें शरण दी थी। इसलिए इनका महाराणा के प्रति वफादार होना बनता है। और देखो दोस्तों, आप पाओगे कि महाराणा प्रताप के दक्षिणी फ्लैंक में, यानी जो इनका राइट फ्लैंक है उसमें मान सिंह झाला, और जो इनका लेफ्ट फ्लैंक है उसमें रामशाह तोमर, और बीचों बीच हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे हाकिम खान सूर। ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये युद्ध है स्वाभिमान का। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की स्वाधीनता और स्वाधीनता को बनाए रखने का, अपनी आजादी को पूरी तरह मेंटेन करने का। हाकिम खान सूर हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे, और इधर मान सिंह के नेतृत्व वाली यह सेना, मान सिंह मर्दाना नाम के एक हाथी पर सवार थे। और मान सिंह के अगर आप लेफ्ट फ्लैंक को देखें तो उसमें लून कनर और काजी खान एवं गाजी खान जैसे योद्धा, और यदि आप राइट फ्लैंक को देखें तो उसमें सैयद हाशिम बारहा और आसिफ खान जैसे योद्धा, ये सभी तैनात थे। और इस युद्ध की पूरी स्थिति बन चुकी थी, परंतु ये युद्ध था एक संकरी सी जगह पर, जो कि एक हल्दी घाटी का दर्रा है, और पीछे महत्तर खान नाम का एक ऐसा सेनापति हुआ करता था जो तैनात था। दोस्तों, मुंतखब उत तवारीख में यह लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप के लेफ्ट फ्लैंक ने राइट फ्लैंक पर इतना जोरदार हमला बोला कि इन सभी को लगभग 4 कोस पीछे भागना पड़ा, और ये बनास नदी तक भाग गए। बनास नदी में उस समय पर बाढ़ आई हुई थी, और उस बाढ़ हुई बनास नदी में बहुत सारे लोग इनमें से कूद भी गए। दोस्तों, ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि शुरुआत में तो ऐसा लगा कि जैसे महाराणा की सेना ने पूरी तरह से अकबर की सेना को नेस्तनाबूद कर दिया है। कहने वाले कहते हैं कि 80,000 की सेना इधर अकबर की हुआ करती थी और 20,000 की सेना महाराणा प्रताप की हुआ करती थी, परंतु यदि मुंतखब उत तवारीख की माने तो लगभग 5,000 से 6,000 की सेना मान सिंह की थी, और लगभग 2,500 से 3,000 की सेना महाराणा प्रताप की थी। यानी महाराणा प्रताप की सेना वास्तविकता में अकबर की सेना से तो कम थी। और जब यह आक्रमण हुआ तो इस आक्रमण के बारे में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है कि शालिवाहन तोमर ने ऐसी भयानक वीरता दिखाई थी जिससे रणचंडी भी प्रसन्न हो चुकी थी। इस युद्ध में जब पूरी तरह से लेफ्ट फ्लैंक लगभग बर्बाद होने लग जाता है, परंतु सैयद हाशिम बारहा के नेतृत्व में यह लड़ाई चलती है, तो उसी समय महत्तर खान पीछे से चिल्लाना शुरू करता है कि अकबर आ गया, अकबर आ गया। और जब अकबर के आने की खबर
अकबर के ही सेना के लोगों ने सुनी, मुगल सेना ने सुनी, तो मुगल सेना में थोड़ा उत्साह आया इस लड़ाई को लड़ने का। वरना नैतिक रूप से और मोरलिस्टिक रूप से इस लड़ाई को मुगल सेना लगभग ही हार गई थी। बाद में सारी की सारी मुगल सेना पुनः वापस आती है। मान सिंह मर्दाना नाम के हाथी पर बैठकर इस युद्ध को लड़ रहे थे और इसी समय महाराणा प्रताप का गुस्सा इस स्तर पर पहुंच गया कि मुंतखब तवारीख में लिखा हुआ है कि इतनी गर्मी है कि ज़ेरे-बंद के अंदर मगज पिघल रहा है। इसका मतलब ये कि जो वॉर गियर है उसके अंदर पूरा का पूरा सिर गर्मी की वजह से पिघला जा रहा है। मगज मतलब दिमाग। और अचानक से महाराणा प्रताप चेतक को एड़ लगाते हैं और चेतक को एड़ लगाने के बाद जैसे गरम छुरी मक्खन को चीरती है, वैसे ही महाराणा प्रताप सीधे इसको चीरते हुए हाकिम खान सूर के बगल से निकलकर सीधे मान सिंह पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी गलती अगर इस युद्ध की मानी जाए तो वो यही है कि महाराणा की सेना पहाड़ों से लड़ते लड़ते मैदानों पर आ गई थी और मैदानों पर यदि कम नंबर के लोग हों तो कम नंबर के लोगों को आसानी से हराया जा सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ। महाराणा प्रताप की बहुत तेजी से इस अचानक किए हुए आक्रमण से मानसिंह भी घबरा गए और मानसिंह को तो यह पता ही नहीं चला कि आखिर ये महाराणा आ कहां से गए। एक बहुत जोरदार तरीके से भाला फेंक करके मानसिंह को मारा था महाराणा प्रताप ने। और ये आइकॉनिक सीन आप देख भी सकते हैं, जो कि बहुत ही जोरों से भाला चलाने का महाराणा प्रताप का एक सीन है। महाराणा प्रताप भाले को फेंक करके मारते हैं। महावत तो हाथी का वहीं मारा जाता है, परंतु ये भाला जाकर के लगता है मान सिंह के हौदे में। और ये जो हौदा है जिस पर हाथी में कोई भी व्यक्ति सवार होकर के लड़ता है, इस हौदे में मान सिंह नीचे छिप जाता है। प्रताप को लगा कि मान सिंह की मृत्यु हो गई और महाराणा इस बात से निश्चिंत भी हो गए थे। परंतु इसी में एक बड़ी घटना घटती है दोस्तों, और वो घटना ये है कि जिस समय महाराणा अपने भाला से मान सिंह को मार रहे थे, इस मर्दाना हाथी के सूंड में लगी हुई कटार से चेतक के पिछले पैर को इस सूंड ने काट दिया। और चूंकि चेतक का पिछला पैर ही कट गया, चेतक के पिछले पैर के कट जाने की वजह से चेतक इस युद्ध में घायल हो गया था और महाराणा के शरीर में भी लगभग 7 घाव लग चुके थे, जिनमें से 3 तो गोलियों के घाव थे। यानी इस युद्ध में तोपों का एवं गोलियों का दोनों का इस्तेमाल हो रहा था। शुरुआती दौर में तो तोपों का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि तोपें पहाड़ों पर नहीं चल सकती, लेकिन जैसे ही महाराणा की सेना मैदानों की तरफ आई, इनमें तोपें चलने लग गईं। दोस्तों, कविवर श्याम नारायण पांडे इस कविता को बहुत बेहतरीन तरीके से लिखते हैं और वो कहते हैं कि विकराल गरजती तोपों में रूई सी क्षण क्षण धुनी गई, उस महायज्ञ में आहुति सी राणा की सेना धुनी गई। दोस्तों, जब हम चेतक की वीरता के बारे में पढ़ते हैं, अब इसी समर में चेतक मारुत बनकर आएगा, राणा भी अपनी असिका अब जौहर दिखलाएगा। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता मेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ समक्ष मानो प्रत्यक्ष कपाली था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध में जब महाराणा प्रताप घायल हुए तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए एक वही व्यक्ति पहुंचा जिस व्यक्ति का नाम है हाकिम खान सूर। हाकिम खान सूर को यह बात पूरी तरीके से पता थी कि या तो इस युद्ध को आज ही समाप्त किया जा सकता है और या फिर इस युद्ध को लंबा खींचा जा सकता है। हाकिम खान सूर ने महाराणा प्रताप के बगल में पहुंचकर युद्ध भूमि में यह बात समझाई कि यदि आप जीवित हैं तो ये युद्ध लंबा चलता रहेगा और जब तक आप जीवित हैं तब तक आप इस युद्ध को खींच सकते हैं। यदि आप इस दुनिया से चले गए तो मेवाड़ के स्वाधीन रहने की आस भी चली जाएगी और इस दुनिया में सबसे बेहद खतरनाक मृत्यु है या सबसे गंदी मृत्यु है आशाओं का मर जाना, उम्मीदों का मर जाना। यदि आप जिंदा हैं तो उम्मीद जिंदा है और इसीलिए आपकी जगह पर
एक ऐसा योद्धा लड़ेगा जो आपका मुकुट पहनकर लड़ेगा। दोस्तों, जिस तरह से खानवा के युद्ध में राणा सांगा को घायल अवस्था में बाहर निकाले जाने के बाद राणा सांगा के मुकुट को पहन करके झाला मान सिंह के दादा झाला अज्जा ने लड़ाई लड़ी थी, एक बार फिर से इस सादड़ी के झाला वंश को अपनी आहुति देने का समय आ गया था। और मेवाड़ के इतिहास में मेवाड़ कृतज्ञ है उन सादड़ी के सभी झाला राजपूतों का, जिन्होंने जब जब महाराणा घायल हुए युद्ध भूमि में हमेशा महाराणा का मुकुट पहनकर सामने वाले शत्रु को पूरी तरह से अचंभित किया और सामने वाले शत्रु को धोखा भी दिया। तुरंत मानसिंह झाला आए, महाराणा प्रताप का मुकुट पहनकर लड़ाई लड़ने लगे और महाराणा प्रताप को घायल अवस्था में चेतक युद्ध भूमि से बाहर लेकर के गया। प्रताप के शरीर से खून बह रहा था, चेतक भी घायल था। 26 फीट की खाई चेतक कूद करके चला गया और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, महाराणा प्रताप को कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन बहुत से इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप उसी दिन रोए थे जिस दिन चेतक का देहांत हुआ था। चेतक के मरने का जो गम है वो शायद महाराणा को बहुत ज्यादा था। और चेतक की समाधि भी वहीं पर बनी हुई है जहां हल्दी घाटी का मैदान है, और वह 26 फीट की खाई भी जिसे चेतक ने पार किया था। दोस्तों, इस समर में इतना युद्ध का रक्त बहा था कि इस रक्त के बहने की वजह से वहां आसपास के क्षेत्र में बारिश भी हुई और खून से सना हुआ पानी भर गया था, जिसे रक्त तलाई कहा जाता है। तो रक्त तलाई या जिसे खून की तलाई कहा जाता है, ये एक तरीके से ढलान वाली जगह है, जिस ढलान वाली जगह पर लोगों का बहा हुआ रक्त इकट्ठा हो गया था। चेतक का ये बलिदान और फिर उसके बाद महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का एक सपोर्ट, शक्ति सिंह के समर्थन से शक्ति सिंह का घोड़ा लेकर के महाराणा प्रताप इस युद्ध से निकलते हैं। और उसके बाद हालत इतनी ज्यादा खराब थी मुगल सेना की कि अब्दुल कादिर बदायूनी के हिसाब से मुगल सेना युद्ध के बाद जाकर गोगुंदा में रुकती है। और गोगुंदा में रुकने के समय पर सबसे पहले तो ये लोग चारों तरफ गहरी खाई खुदवाते हैं और उस गहरी खाई से ये पूरी कोशिश करते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना रात में आक्रमण न कर दे। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि जून महीने में वैसे भी खाने के लिए कुछ नहीं था, फसलें तो पूरी तरह खराब हो चुकी थी और महाराणा हल्दी घाटी के युद्ध के पहले ही कुंवर अमर सिंह के साथ सभी देशवासियों को, सभी मेवाड़ वासियों को पहाड़ों की तरफ भेज चुके थे। ये ऐसा युद्ध था जिसमें महाराणा प्रताप मरने और मारने की इच्छा से उतरे हुए थे, परंतु हाकिम खान सूर की समझ ने आखिर महाराणा प्रताप को इस युद्ध से बाहर निकाला। उसके बाद महाराणा प्रताप ने तुरंत अपनी सेना को फिर से संगठित करना शुरू किया। मैं कह रहा था ना कि कोई व्यक्ति चरित्र से कितना महान हो सकता है। अकबर की ये आदत थी कि अकबर अपने नवरत्नों में अथवा अकबर के नॉन कॉम्बटेंट जो युद्ध नहीं लड़ने वाले लोग हैं उनमें से भी सबको युद्ध पे जरूर भेजता था। और उनमें से ही 1580 की एक घटना है जिसे कहा जाता है शेरपुर की घटना। दोस्तों, अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि बैरम खान के पुत्र हुआ करते थे, अब्दुल रहीम खाने खाना को एक बार अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा। अब्दुल रहीम खाने खाना उदयपुर और मेवाड़ की सीमा पर शेरपुर नाम की एक जगह पर अपना कैंप लगाते हैं। और चूंकि रहीमदास जी शुरुआत से ही लेखक व्यक्ति थे, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और महाराणा प्रताप के प्रति उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था। रहीमदास जी शेरपुर में जाकर के अपना कैंप लगाते हैं और जब जब अकबर पूछे कि महाराणा प्रताप को पकड़ पाए क्या, तब तब वो यही जवाब पूछते हैं कि बताइए क्या आप पकड़ पाए, क्या मान सिंह और आसिफ खां पकड़ पाए? कोई भी नहीं पकड़ पाया। अकबर ने तो मान सिंह और आसिफ खां की ड्योढ़ी बंद कर दी थी और यह कहा था कि मुझे दिख मत जाना मेरे दरबार में। और इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि मान सिंह और आसिफ खां काफी दिनों तक अकबर के दरबार गए नहीं थे, क्योंकि हल्दी घाटी के इस युद्ध में जो परिणाम अकबर को चाहिए था वो परिणाम अकबर को मिला नहीं था। आज भी मैं इतिहासकारों से यही पूछना चाहता हूं कि किस बिना पर आपने ये लिख दिया कि अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता था। यदि कोई राजा संधि कर ले, कोई राजा मारा जाए, किसी राजा को पकड़कर बंदी बना लिया जाए अथवा उसका राज्य छीन लिया जाए, तब तो स्थितियां बनती हैं कि वह राजा हार गया और आप जीत गए। जब ऐसी कोई स्थिति महाराणा प्रताप के साथ बनी ही नहीं,
अकबर का पूर्ण रूप से मेवाड़ पर कभी कब्जा हो पाया ही नहीं, तो अकबर किस बिना पर जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है? जितनी बार मुगल सेनाओं ने कोशिश की, उतनी बार मेवाड़ में उन्हें हारना पड़ा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि उनके पास भौगोलिक रक्षा क्षेत्र था, एक ज्योग्राफिकल डिफेंस था, जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी कालांतर में रहा है। औरंगजेब के साथ युद्ध करने में छत्रपति शिवाजी महाराज को एक बहुत बड़ी मदद इसलिए भी मिली क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास पश्चिमी घाट का एक बहुत बड़ा नेचुरल डिफेंस था, एक प्राकृतिक रूप से रक्षात्मक तंत्र उनके साथ था। दोस्तों, ऐसा ही अकबर के साथ लड़ने वाली इस महाराणा प्रताप की सेना को भी। तो जब रहीमदास जी सन 1580 में आकर शेरपुर में अपना कैंप लगाते हैं और शेरपुर में कैंप लगाने के बाद दिन और पूरे समय को लिखने पढ़ने में व्यतीत करते हैं, सुबह शाम शिकार खेलने में व्यतीत करते हैं, इसी बीच में महाराणा प्रताप के बेटे कुंवर अमर सिंह रहीमदास जी की सभी बेगमों को और उनके कैंप में मौजूद सभी स्त्रियों को उठाकर महाराणा के कैंप में ले आते हैं। जब महाराणा ने अपने खेमे में उन सभी स्त्रियों को देखा जो एक इस्लामिक ड्रेस में थी, तो महाराणा ने यह बात कुंवर से पूछी कि कुंवर ये क्या है? तो कुंवर ने बताया कि मैं जितने भी मुगल में या मुगल खेमे में जितने भी जनाना मौजूद थे उन सभी जनानों को उठा करके ले आया हूं। तो महाराणा इस बात से अत्यधिक क्रोधित हुए। महाराणा ने तुरंत एक माफीनामा, एक पत्र लिखा और उस क्षमा पत्र को सह सम्मान सभी बेगमों को समुचित रूप से पहुंचवाने के बाद अपनी तरफ से रहीमदास जी को देने की बात कही। और रहीमदास जी ने जब वह पत्र पढ़ा तो उस पत्र में स्वाभाविक तौर पर यह बात लिखी हुई थी कि कम से कम महाराणा युद्ध के बीच में औरतों और बच्चों को तो नहीं लाएगा। इस कृत्य के लिए मैं आपसे स्वयं माफी मांगता हूं रहीमदास जी। और रहीमदास जी इतने भावुक हुए, उन्होंने एक बात कही थी, धर रेसी रेसी उमर खपजासी खुरसान अमर विशंभर ऊपरो नीचे राखो रान। इसका मतलब होता है कि मुझे नहीं पता खुरासन से आए हुए ये तुर्क कितने वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन करेंगे, लेकिन जब तक धरती से ऊपर देखने पर चांद और सितारे दिखते रहेंगे तब तक महाराणा तुम्हारा नाम बहुत ही सम्मान के साथ इस पृथ्वी पर लिया जाएगा। आखिर यही वजह है कि महाराणा प्रताप चारित्रिक रूप से इतने महान हैं कि हमारी दृष्टि पड़ते ही हमें अपने अंदर से ही रोमांच का भाव आता है। महाराणा अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, वो एक ऐसा संस्थान है जिनसे चरित्र की प्रेरणा ली जा सकती है। यही एक खास बात है जो हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये बात यहां तक रुकी नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध होना, शेरपुर की घटना होना, कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जाना और फिर कुंभलगढ़ का भी महाराणा प्रताप के हाथों से निकल जाना, शाहबाज खां के हाथों चले जाना और बाद में महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ पर आक्रमण करके शाहबाज खां को वहां से भगा देना, उदयपुर से मौजूद सभी के सभी मुगलों को भगा देना, ये इतनी जल्दी हुआ है कि महाराणा प्रताप ने अपने खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया है, केवल चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके। दोस्तों, 1582 की वो घटना, जिस 1582 की घटना में महाराणा प्रताप ने एक युद्ध लड़ा है और इसे कहते हैं दिवेर का युद्ध। यही है जो हमारे इतिहास में मिलता नहीं, परंतु इसका जो युद्ध है, यह युद्ध महाराणा प्रताप की नहीं, ये महाराणा अमर सिंह की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, अकबर का चाचा सुल्तान खां ये दिवेर में तैनात था और वहां 36,000 मुगल थे। लगभग 10,000 की फौज के साथ दशहरे के दिन महाराणा प्रताप ने टीका दौड़ के नाम पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद दिवेर में लगभग तबाही मचा दी। माना जाता है कि कुंवर अमर सिंह ने एक भाला फेंक कर मारा था जो सुल्तान खान के शरीर से धंसते हुए, घोड़े से धंसते हुए जाकर जमीन में धंस गया था। और चूंकि यह भाला सुल्तान खान के शरीर से धंसकर, घोड़े से धंसकर जमीन पे धंस गया था, इस वजह से वह व्यक्ति जिसका नाम है सुल्तान खान, वह अमर सिंह को देखता है और जानता है कि वास्तव में इस वंश की बेल में ही कुछ बात है, इस वंश में कुछ तो खास है। युद्ध लड़ना इनका खेल है और जिस व्यक्ति के जीवन में युद्ध लड़ना ही उसका खेल हो तो उसे हराना लगभग असंभव हो जाता है। 1582 का यह दिवेर का युद्ध, ये भारतीय इतिहास से जरूर गायब है, लेकिन हम जानते हैं कि आम जनमानस में दिवेर के युद्ध के बारे में कितनी सारी बातें प्रचलित हैं। दोस्तों, दिवेर के युद्ध के बाद
महाराणा प्रताप ने लगभग सभी क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में ले लिया था और यही बहलोल खां के साथ एक सीन हुआ जहां पर महाराणा की तलवार ने बहलोल खां को घोड़े सहित चीर डाला था। वास्तव में दिवेर का युद्ध कुछ गुस्से का युद्ध भी है। वो 1576 की हल्दी घाटी वाला गुस्सा बहुत ही संयोजित रूप से निकलता है दिवेर में, और ये जो घटनाएं आप देखते हो, ये जो बातें आप सुनते हो, ये बातें बहुत सारी जगह तक सत्य भी हैं। भले ही ये हमारे इतिहास के पन्नों में हमें मुख्य धारा के इतिहास में नहीं मिलती, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, कर्नल जेम्स टॉड जैसे इतिहासकारों ने एवं रणछोड़ भट्ट जैसे इतिहासकारों ने एवं बहुत से इतिहासकारों ने इसको अपनी किताबों में लिखा है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को जब आप पढ़ते हैं, जो कि राजस्थान के इतिहास के पिता कहे जाते हैं जेम्स टॉड, उनकी किताब में यह पूरा का पूरा वर्णन और वृत्तांत मिलता है हमें। इवन दोस्तों, अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति में भी इसके बारे में बातें लिखी हुई हैं और इसके बारे में जानकारी दी हुई है। महाराणा प्रताप के चरित्र का जो महान होना है, ये महाराणा प्रताप के चरित्र का महान होना वास्तव में महाराणा को भी महान बनाता है, और यही कारण है कि महाराणा प्रताप इतने महान हैं। दोस्तों, 1584 में अकबर ने आखिरकार एक और ऐसा योद्धा भेजा, एक और सेना नायक भेजा कि आखिर महाराणा को हराया जा सके। और 1584 में जिस योद्धा को भेजा गया था, उनका नाम था जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा भी एक बार फिर से मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को हराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जगन्नाथ कछवाहा को भी हार का मुख ही देखना पड़ता है। और 1584 के बाद आखिरकार अकबर को यह बात समझ आ गई थी कि कम से कम इस राजस्थान में एक राजा ऐसा है जिसके पीछे हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उसको हराना लगभग नामुमकिन है। और फिर अकबर अपने उत्तर पश्चिम के कार्यों में व्यस्त हो गया था, क्योंकि वहां पर भी उज्बेक अपना सिर उठा रहे थे। अकबर ने 1584 के बाद से अपना शासन लाहौर से ही किया है, और अकबर फिर दिल्ली और आगरे के क्षेत्र से निकल करके लाहौर से अपने शासन को संचालित करता है। मेरे ख्याल से दोस्तों, ये जो इतिहास है, ये इतिहास आपको जानना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। और ऐसा इतिहास अगर आप पढ़ना चाहते हो, जितनी डेप्थ में मैंने आज आपको इतिहास पढ़ाया है, तो यह बैच है जिसमें आपको यह इतिहास मिलेगा, जिसे समाधान बैच के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप इसे पढ़िएगा ज़रूर, और समाधान बैच के माध्यम से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों पढ़ सकते हैं। इसके लिए जो आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है वो होगा Y263। मैं आपको इसकी प्रक्रिया बहुत ही सामान्य तौर पर बता देता हूं। प्रक्रिया सिंपल सी है। आपको जाना है गूगल पर, सर्च करना है अड्डा 24/7, और अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद आप पहुंच जाते हो इस वेबसाइट पर। ऑल कोर्सेस में जाइए, एसएससी पर जाइए। एसएससी के सामने आपको सीजीएल दिखेगा। सीजीएल के महापैक पर डबल वैलिडिटी है, जिसे आप Y263 कोड लेकर यूज कर सकते हो। एवं यहाँ समाधान जनरल स्टडीज का बैच भी है, जिसे आप Y263 कोड लेकर यूज कर सकते हो। इसमें चारों सब्जेक्ट मेरे द्वारा ही पढ़ाए गए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। तो समाधान जनरल स्टडीज के इस बैच को लेना बिल्कुल ना भूलें, और कूपन कोड Y263 का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। कैसा लगा आपको ये सेशन, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, अभी वीडियो के पूरा होने के बाद। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।